नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टम 10 की एसटीए बी के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें अलग अलग शिफ्ट में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जितने भी हमें पता चले हैं उन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, अभी एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो हमें 20 क्वेश्चंस मिले हैं उनको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी प्रकार की वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो पहले भी हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि यूपीपीसीएल टीजी2 में 2021 के क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके दो आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो दे रखा था वो करना है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। शिक्षा संबंधित आपको अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद है 21A और आई थिंक ऑप्शन में भी आपके यही था। 12 नवंबर सेप्टम 10 का जो एसटीए का एग्जाम हुआ उसमें यही क्वेश्चन आया कि शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है 21A। और ये सेम क्वेश्चन हमने करवा रखा है, आप हमारे प्रीवियस वीडियोज को देखिए। हमने जो 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की थी उसमें ये क्वेश्चन हमने शामिल किया था। अब इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा संबंधित अनुच्छेद या संविधान संशोधन कौन सा है, तो वह 86वां संविधान संशोधन है, यानी कि 86 संविधान संशोधन है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A निशुल्क शिक्षा का है। और ये अनुच्छेद या फिर ये संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स नोट कर लेते हैं। यदि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आई तो आपको इस प्रकार से करना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। शिक्षा संबंधित अनुच्छेद है 21A जो निशुल्क शिक्षा संबंधित है। 2002 में संविधान संशोधन हुआ 86 नंबर, यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षा संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है ये है G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। और ये सेम क्वेश्चन हमने 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज में करवा रखा है, यानी कि मैंने जितने भी 20 क्वेश्चन देखे हैं उनमें से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने करवा रखे हैं और आपको सेम पूछ लिए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन यदि आपका राइट आंसर होगा तो उसमें भारत ऑप्शन में है, तो भारत इसका आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि G7 में कौन कौन से देश शामिल है आप लिख लीजिए। G7 में आपको ये मैंने ट्रिक भी बताई थी, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी। इसका मतलब है जर्मनी, फ्रांस आप लिख लीजिए, जापान, यूएस, इटली, कनाडा और ये आपकी अमेरिका। ये ट्रिक यदि आपको याद है तो आप इजीली ऑप्शंस को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं। यदि आपका ये क्वेश्चन हो कि G7 का गठन कब किया गया, तो ये आप नोट कर लीजिए 1975 में, यानी कि 75 में G7 का गठन हुआ। ये आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देखिए, उनमें हमने ये सेम क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ई लर्निंग में शीर्ष पर कौन सा देश है, या फिर इंग्लिश में क्वेश्चन हमें मिला है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री इज टॉप इन ई लर्निंग, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में इसका आंसर हम अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। यदि आपके ऑप्शन में डेनमार्क था तो आपको ये वाला राइट करना है। यदि डेनमार्क नहीं था तो यूएसए आप कर सकते हैं, ये भी इसका राइट आंसर है। ई लर्निंग में टॉप में आपकी यानी कि शीर्ष पर प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, तो ये राइट आंसर होगा। नहीं तो आपकी यूएसए राइट आंसर है। जो आपके ऑप्शन में मिले आपको करना है। यदि दोनों मिले तो आपको डेनमार्क की तरफ जाना है, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, डीआरडीओ के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 टॉपिक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। या तो अपनी यानी कि डीआरडीओ अपने बारे में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में दे रहा है, तो एक शिफ्ट में आपको फुल फॉर्म देखने को मिली, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरी, स्थापना कब हुई। तीसरे में ये
मिसाइल के बारे में पूछा गया। तो इसके बारे में हम बता देते हैं, पूरी नोट कर लीजिए जानकारी, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली आंसर दे पाए। मिसाइल का नाम है VLSRSAM मिसाइल। क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज इसका आंसर करना है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स नोट कर लीजिए। ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है, यानी कि वर्टिकल लॉन्च किया गया इसका। इसकी रेंज शॉर्ट है यानी कि छोटी दूरी है, और सरफेस टू एयर है यानी कि सतह से हवा में वार करने के लिए ये बनाई गई है। अब इसके बारे में नोट करना है आपको। सफल परीक्षण कब किया गया, तो आपको लिखना है 23 अगस्त 2022 को इसका सफल परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया, तो चांदीपुर ओडिशा में। ये भी पूछा जा सकता है, चांदीपुर ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया। किसको समर्पित है, तो इंडियन नेवी को ये समर्पित की गई है। DRDO के द्वारा इंडियन नेवी को ये समर्पित की गई है। और इसकी रेंज लिख लीजिए, 50 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, VLSRASAM मिसाइल की रेंज क्या है, तो 50 किलोमीटर इसकी रेंज है। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आई थिंक आपके ऑप्शन में यही आंसर था, तो आपको यही करना है। 23 अगस्त 2022 को चांदीपुर ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया और इंडियन नेवी को समर्पित की गई है। इसकी रेंज है 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछा गया, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेसेसरी की स्पेलिंग, यानी कि 4 आपको ऑप्शन दे रखे थे, कौन सी राइट थी वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो नेसेसरी की स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड पावर से ही सॉल्व होते हैं। यहाँ आप कोई भी स्पेलिंग आपको मिल सकती है, चेक करनी है कौन सी राइट है। तो नेसेसरी की ये राइट स्पेलिंग आपको दे रखी है, इस प्रकार से आपको करना है। आगे जो क्वेश्चन है वो भी जनरल इंग्लिश का है। सिनोनियम ऑफ ट्रैंक्विल, ये आपको देखने को मिला है। तो सिनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर प्रत्येक शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ऑप्शन में क्या था वो हमें पता नहीं है, लेकिन जितने भी सिनोनियम्स होते हैं वो हमने एक साथ लिखे हैं। तो आपको ऑप्शन इनमें से कोई भी मिल सकता है। ये सारे एनोनियम हैं, यानी कि सिनोनियम्स है ट्रैंक्विल के। देख सकते हैं, स्टोइकल, सोबर, अनट्रबल्ड, अनइमोशनल। आपके जो भी ऑप्शन में मिले वो आपको सेलेक्ट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको सिनोनियम से पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है विटिलिटी का सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची। एंटोनियम सिनोनियम की कोई ट्रिक तो है नहीं, आपको याद ही करना होता है। ऑप्शन हमें पता नहीं है, इसलिए हमने सारे सिनोनियम एक साथ लिखे हैं। आपके ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्लाउड, कंटिन्यूटी, इंटेंसिटी और स्प्लिंग। ये चारों ही विटिलिटी के सिनोनियम है, आप इनको याद कर लीजिए। यदि आपकी शिफ्ट में इसमें से कोई भी मिले ऑप्शन में, तो आपको वो वाला टिक करना है। तो एंटोनियम और सिनोनियम आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मॉडरेट लेवल का आप क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था। तो इसके बारे में हम 4 से 5 आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। हो सकता है आपकी शिफ्ट में यही क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में आ जाए। तो हम पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। 11 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, जिसमें महात्मा गांधी के साथ 2 व्यक्ति और थे। तो प्रथम है विनोबा भावे और दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू। आई थिंक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो आपको जवाहरलाल नेहरू की तरफ जाना था। और यदि पहले व्यक्ति पूछे तो विनोबा भावे। और इसी आंदोलन का यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। ये भी आपको याद कर लेना है। दिल्ली चलो आंदोलन में कब हुआ पूछा जा सकता है, 11 अक्टूबर 1940। दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, पहले व्यक्ति विनोबा भावे। तो आप याद कर लीजिए। इन 4 से 5 मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, आप इन चारों पांचों को नोट जरूर कर लीजिए। यदि आपसे पूछे कि पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह कब तक चला, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। 1942 तक चला, 1940 से 1942 तक चला। 5 से 6 क्वेश्चन हो गए हैं, आप इनको नोट जरूर कर लीजिए या एक बार फिर से रिवाइज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है सिनोनियम से, यानी कि जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लाइफ का सिनोनियम। तो जो आपके ऑप्शन में मिले इनमें से वो कर दीजिए।
एक्सटेंस, बीइंग, लिविंग, एंटायर और स्प्लिट, ये आपकी लाइफ के सिनोनियम्स है। तो आप इन सभी को जरूर याद कर लीजिए। 5 सिनोनियम स्क्रीन पर दे रखे हैं, इनमें से आपको ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है। 500 में से एक आपको मिलेगा, वही आपको टिक करना है। आई थिंक जो इस बार स्विफ्ट में क्वेश्चन हुआ उसमें लाइफ का सिनोनियम पूछा होगा और ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, यानी कि एक्सिस्टेंस आपको ऑप्शन में दिया होगा। हो सकता है कोई और हो, लेकिन मुझे यही लगता है, तो आपने ये सही किया होगा। आगे क्वेश्चन है, ये पूछा गया कवच क्या है। तो कवच के बारे में आपको पूरी डिटेल दे देते हैं। ये एक स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो पूर्णतः भारत में बना है, यानी कि स्वदेशी है। और ये ट्रेन की सुरक्षा करता है, यानी कि स्वतः ब्रेक लगवा देता है। स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है कवच। आपको बस इतना ही करना था। राइट आंसर ये आपका है। और पूर्णतः ये भारत में बनाया गया है, यानी कि स्वदेशी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, क्वेश्चन यही आया है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप नोट कर लीजिए। पहला, इसे क्या कहा जाता है, निर्माण किसने करवाया और कहाँ स्थित है। 3 आपको पॉइंट लिख लेने हैं, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कोणार्क मंदिर को किस नाम से जाना जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ब्लैक पेगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। तो ये भी आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो मैंने 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज में आपको करवा रखा है। अब इसका निर्माण किसने करवाया, तो वो भी लिखा हुआ है, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किस वंश ने करवाया, तो वो भी आपको करना है गंग वंश। यानी कि 4 क्वेश्चन बने हैं। कहाँ स्थित है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ये भी नोट कर लीजिए, ओडिशा राज्य में स्थित है। और बस इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलाश मंदिर आ सकता है, महाराष्ट्र एलोरा में है, और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश कृष्ण प्रथम ने करवाया। मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि घड़ी में आपको ये टाइम दे रखा है, तो मिरर में क्या होगा। तो रीजनिंग के मैंने 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं, उनमें ये क्वेश्चन शामिल किया था। मिरर में जब भी क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट पता नहीं लगा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। यदि आपके घड़ी में दे रखा है 11:40, तो आपको क्या करना है, 11:60 में से ये टाइम घटा देना है। जो भी आपको टाइम क्वेश्चन में दे रखी कि घड़ी में ये टाइम है, तो बताइए मिरर में कौन सा टाइम होगा। तो उस टाइम को 11:60 में से आपको माइनस कर देना है। मान लीजिए आपको टाइम दे रखा है 8:50, क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में 8:50 हुए हैं, तो बताइए मिरर में इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आपको 11:60 में से 8:50 घटा देने ही, तो आपका बचेगा 10 और आपके यहाँ रहेंगी 3, है ना। इजीली कर सकते हैं, यानी कि 3:10 आपको मिरर में दिखाएंगे। इस प्रकार की क्वेश्चन को करने के लिए 11:60 में से आपको माइनस कर देना है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको पूछा 49 नंबर का चीफ जस्टिस कौन है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, वैसे तो करंट अफेयर्स का। 49 के चीफ जस्टिस कौन है, तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। पहले तो आपको इसका आंसर बता देते हैं। 49 नंबर का है यू ललित। यदि आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा तो पूरा नाम मिल सकता है उदय उमेश ललित। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। अभी जो 50वें नंबर की है वो है वाई चंद्रचूड़। तो 50वें नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। वाई चंद्रचूड़ उन्हें शपथ दिलाई गई है 8 नवंबर को, 8 नवंबर 2022 को 50वें नंबर चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई गई है। और ये शपथ कौन दिलवाता है, तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति, जो अभी द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, किसने शपथ दिलाई, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 नवंबर 2022 को शपथ दिलाई। 47 नंबर के शरद अरविंद बोबडे हैं और 46 नंबर के रंजन गोगोई है। आपको ये इतने नोट कर लेने हैं, यानी कि 46 लेकर आपको 50 नंबर तक के चीफ जस्टिस याद कर लेने हैं, कौन कौन रहे हैं। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सेक्टर प्राइमरी में शामिल नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन मिले थे, इनमें से जो 3 थे वो प्राइमरी में शामिल थे, लेकिन चौथा नहीं था। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग शायद बैंकिंग इसका राइट आंसर था। बैंकिंग आपकी तृतीय सेक्टर में आता है, यानी कि तीसरे सेक्टर में आता है। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र जिसमें बैंकिंग, ई मित्रा, इस प्रकार की
सेवाएं आती हैं उन्हें तीसरे सेक्टर में शामिल किया गया है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो डीआरडीओ से रिलेटेड है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो नोट कर लीजिए 1 जनवरी 1958। इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन पहले जी सतीश रेड्डी थे, लेकिन अभी समीर कामाद है। समीर कामाद इसके चेयरमैन है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बातें बता देते हैं, हो सकता है आपकी एग्जाम में उनमें से कुछ पूछा जाए। पहले डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958। अध्यक्ष हैं पहले जी सतीश रेड्डी थे, लेकिन अभी समीर कामाद है। 23 अगस्त 2022 को VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इंडियन नेवी को समर्पित है और चांदीपुर ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया। इसका मूल वाक्य या फिर आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का मुख्य जो आदर्श वाक्य है वो कौन सा है। इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर दिल्ली में है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीआरडीओ से? बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई। इसरो से यदि क्वेश्चन पूछे कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो भी आप नोट कर लीजिए 15 अगस्त 1969 यानी कि ये आपकी है 15 अगस्त 1969 को हुई। और इनकी जो अध्यक्ष है वो है सोमनाथ। इसरो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया 12 और 13 शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम आपको एक्सप्लेन करवा रहे हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म तो नोट कर लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके डीआरडीओ की फुल फॉर्म है, आपको नोट कर लेनी है। और सारी डिटेल्स हमने पहले क्वेश्चन में आपको बता दी है, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12 और 13 नवंबर 2022 को STA-B के एग्जाम में पूछे गए थे। आपको भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 15 नवंबर 2022 की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? और ये क्वेश्चन 12 नवंबर को सुबह वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था और 15 नवंबर को फिर से रिपीट हुआ। तो यदि आपने ये क्वेश्चन गलत किया है या फिर टेक्नीशियन ए हैं उनके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आप गलत करते हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो जरूर देख लीजिए हमारे पूरी एक्सप्लेनेशन को, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षा संबंधित यदि आपको अनुच्छेद पूछे तो आपको करना है 21A। और ये सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 2021 में पूछा गया था, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। यदि एक बार किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को आप कभी गलत न करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। 21A अनुच्छेद है और 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसके अकॉर्डिंग शिक्षा का संबंधित अनुच्छेद जोड़ा गया। तो ये संविधान संशोधन भी पूछा जा सकता है। 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? तो 2002 नोट कर लीजिए। और इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगले 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। योजना आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या था वो न तो विद्यार्थी को याद है और न ही किसी और को। हमने पूरा योजना आयोग को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। योजना आयोग से क्या क्वेश्चन बना है, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन ये हो सकता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ या स्थापना कब हुई, योजना आयोग की जगह किसने ले ली, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। योजना आयोग से रिलेटेड हम आपको बता दें, पहले तो यदि इसका गठन पूछा गया है तो डेट याद कर लीजिए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया। अब योजना आयोग की जगह किसने ले ली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो योजना आयोग की जगह अब नया आयोग आ चुका है और उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये पूछा जा सकता है। ये अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो अभी वर्तमान में है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है,
नीति आयोग ने जगह ले ली। नीति आयोग का गठन कब हुआ या नीति आयोग कब आया, तो इसके लिए भी डेट लिख लीजिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन था और आई थिंक सबने सही किया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है सिनोनिम्स ऑफ गेंटलेट। तो क्वेश्चन आपको सही करना है। इसका मतलब होता है पर्यायवाची आपको चैलेंज करना है, ग्लोव करना है, टेस्ट और ट्रायल, चारों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिला है वो आपको करना है। ये सिनोनिम्स होते हैं इसके। चलिए अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। एंटोनियम सिनोनियम को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब क्वेश्चन पूछा गया नेवी का चीफ कौन है, तो नेवी का भी पूछा जा चुका है और थल सेना का इससे पहले पूछा जा चुका है। तो सारी हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एक साथ पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, नेवी का चीफ कौन है, तो याद कर लीजिए एडमिरल आर हरि कुमार इसके चीफ है, ये आपको ध्यान कर लेना है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, नेवी का, इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है सन्नो वरुण है, सन्नो वरुण है, यानी कि जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हो, इस प्रकार का इनका आदर्श वाक्य है। अब उप नौसेना अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, तो सतीश नामदेव घोरमड़े इसके उप सेना एडमिरल है या फिर उप नौसेना अध्यक्ष है सतीश नामदेव। तो नोट कर लीजिए सतीश नामदेव उप सेना इसके अध्यक्ष हैं। सेनापति पूछा जा सकता है, वैसे तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, जो अभी है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन इनका सेनापति पूछिए अलग से, तो आपको करना है एस.एम. नंदा और रामदास कटारी इनके सेनापति है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आपको स्थापना पूछे कि इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई, तो आपको करना है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ये डेट आपको करनी है। तो इतने क्वेश्चन बहुत है आई थिंक। एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, वो है थल सेना से रिलेटेड। थल सेना की क्वेश्चन पूछे तो स्थापना पूछी जा सकती है 1 अप्रैल और 1895 में इसकी स्थापना। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको करना है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, आर्मी की फुल फॉर्म होती है। और सेना दिवस 15 जनवरी है, 15 जनवरी थल सेना दिवस है। और क्या पूछे जा सकते हैं, अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे इसके अध्यक्ष है। इतने काफी है। चलिए अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। गोमती नदी किस नदी की सहायक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आया था गोमती किस नदी की उपनदी है, तो बता देते हैं ये गंगा नदी की उपनदी है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी की उपनदी है। इतना आपको काफी है इसके बारे में। क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, डिफेंस बजट में शीर्ष पर कौन सा देश है, या फिर क्वेश्चन पूछा विच कंट्री इज टॉप इन डिफेंस बजट, इस प्रकार से क्वेश्चन आया। तो आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कौन सा देश है। नंबर 1 पर जो है वो यूएसए है, दूसरे नंबर पर पूछे तो चीन है, और भारत की रैंक पूछे तो तीसरे नंबर पर हमारा इंडिया है। डिफेंस बजट में भारत तीसरे नंबर पर है और यूके चौथे नंबर पर है। तो 4 आप याद कर लेंगे काफी है। यूएस, चीन, इंडिया और यूके इनके नंबर है डिफेंस बजट में। टॉप 4 कंट्रीज आप याद कर लीजिए। यदि हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। हो सकता है ये सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन जो हम आपको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आ जाए तो भी आपके लिए काफ़ी है ना। तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो सबको याद है 1757, लेकिन डेट काफ़ी कम को याद है, तो पूरा याद कर लीजिए 23 जून 1757। अब युद्ध किसके बीच हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव लड़ा और हमारी इधर से कौन लड़े, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव लड़ा और इधर हमारी बंगाल से सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे वो लड़े, और सिराजुद्दौला
परास्त हुए। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन एक है, लेकिन जो बताने वाले हैं ना वो अलग अलग क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन बताया जा रहा है 2020 खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित क्रिकेटर कौन था, या फिर क्वेश्चन ऐसे बताया जा रहा है कि 2020 मेजर ध्यानचंद अवार्ड क्रिकेट में किसे मिला। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, क्वेश्चन आया, मैंने यही लिखा था कि 2020 राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला। तो मैं आपको बता देता हूं, राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। और यही है 2020 खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में किसे मिला। तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन ये क्रिकेट में रोहित शर्मा को दिया गया, 2020 का पूछा जा रहा है। और अब जब क्रिकेट का पूछा गया है तो हो सकता है कुश्ती का भी आ जाए 2020 में। तो नोट कर लेना है विनेश फोगाट। कुश्ती में किसे दिया गया, तो विनेश फोगाट को दिया गया 2020 में। वहीं मन्निका बत्रा को टेबल टेनिस में और रानी रामपाल को हॉकी में दिया गया। तो 3 ये अवार्ड नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाए। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया और नोट कर लीजिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया शुरू किया गया। और इसका जो प्रतीक पूछे तो आपको करना है शेर, इसका प्रतीक है। अशोक चिन्ह वाला जो शेर है ना, वही इसका प्रतीक में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये क्वेश्चन सेम हमारे रिपीट हुआ है, यानी कि हमने जो करवाया था उसी में से रिपीट हुआ है। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज देखिए, हमारी डीआरडीओ की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे 10 से 15 क्वेश्चन आज तक के 12, 13, 14 और 15 में हमारी टोटल, यदि हमारी प्लेलिस्ट से हमारी ई बुक से बात करें तो 15 प्लस क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आप सभी के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी सही करने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मैंने आपको बताया है। हो सकता है टेक्नीशियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन छप जाए कि 13 फरवरी को कौन सा दिवस होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस, किस लिए, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी और उन्होंने अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन 1925 की। तो नोट करते जाइए, हम तो आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन फ्री प्रोवाइड करवाने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करते करते 4 नए क्वेश्चन तो बताएंगे ही। अब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि साइन 45 की वैल्यू क्या थी, और कोई कह रहा है सर पूछा गया टेन 45 की वैल्यू क्या थी। तो दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में क्या जाता है, हमें तो 2 नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कर लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू लिख लीजिए √2, और साइन 30 की वैल्यू पूछे तो 2, है ना। और टेन 45 की पूछे तो 1 होती है, सबको याद है। बस ये एक जो आपकी ट्राइग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति वाली टेबल है उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। साइन 90 की आई तो आपको कर देना है 1, है ना। और साइन 0 की पूछे तो 0, सबको याद है ना। ये इतना काफी है या फिर और एक्सप्लेन करें। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मतदान दिवस या मतदाता दिवस पूछा गया, तो आई थिंक सबको याद है 25 जनवरी। हमने डे की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें इंपॉर्टेंट डेज को एक साथ करवाया था, तो आप जाकर उसे देख लीजिए। पूरे साल में जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन एक सीरीज में हमने एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाए थे। नेक्स्ट जो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया, गरबा कहाँ का नृत्य है, तो सबने सही किया होगा, गुजरात का गरबा है। इससे पहले जो शिफ्ट में आया गया उसमें पूछा गया था राजस्थान का कोई गणगौर त्योहार पूछा गया था ना, गणगौर, तो वो भी नोट कर लीजिए हमारे राजस्थान का है। और राजस्थान और गुजरात के नृत्य तो पूरे भारत में कहीं भी जाकर पूछ लीजिए सबको याद है। बस तमिलनाडु के, केरल के वहीं आपको प्रॉब्लम होती है, वो आप याद जरूर कर लीजिए। गुजरात और राजस्थान के तो सबको याद ही होंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी ई बुक पर आज विशेष छूट है, तो लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप टेलीग्राम पर मैसेज करके लेते हैं तो आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप वाली क्वेश्चन के साथ 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ई बुक एकदम निःशुल्क या फिर फ्री प्रोवाइड करेंगे। मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर या लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 13 नवंबर के एग्जाम में, और कल यानी कि 14 नवंबर को फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन
क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, टॉपिक सेम था लेकिन दो क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 11 अक्टूबर 1940 को। महात्मा गांधी इसमें शामिल थे और इनके साथ दो व्यक्ति और शामिल थे। पहले थे विनोबा भावे। ये क्वेश्चन पूछा गया 13 नवंबर को कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो आपको करना था विनोबा भावे। वहीं जो 14 नवंबर को एग्जाम हुआ उसमें यही क्वेश्चन आया कि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो आपको करना था जवाहरलाल नेहरू। यानी कि दो क्वेश्चन पूछे गए। हो सकता है टेक्नीशियन के एग्जाम में क्वेश्चन आई कि पहल व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, तो आपको करना है 11 अक्टूबर से 1940। महात्मा गांधी थे, उनके साथ पहले व्यक्ति विनोबा भावे और दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम भी है दिल्ली चलो आंदोलन। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली चलो आंदोलन में पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। और ये कब तक चला, तो 1942 तक ये आंदोलन चला। 11 अक्टूबर 1940 से 1942 तक ये आंदोलन या सत्याग्रह चला। इसका दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। यानी कि मैंने आपके 5 से 7 क्वेश्चन तैयार करवा दिए हैं। अब एग्जाम वाला कहीं से भी पूछे आप एकदम तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन, देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो 12 तारीख को पूछा गया, फिर रिपीट हुआ, और ये हमने 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो नॉन टेक की सीरीज शुरू की थी, उसमें हर वीडियो में यही क्वेश्चन हमने रखा था। जो भी क्वेश्चन आया मंदिर से, इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन किया था और आपने सही किया होगा। ये पूरा आप पर विश्वास है मुझे। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो मैंने 10 पार्ट आपको दिए थे, उसमें से 3 पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। 3 एग्जाम हुए, 12, 13 और 14 नवंबर को। उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन हमारी सीरीज से आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि हमने एक बहुत अच्छी सीरीज शुरू की आपके लिए, जिससे आपको बेनिफिट हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो स्टूडेंट ने हमें लिखकर भेजा कि कोणार्क सूर्य मंदिर बिल्ट बाय, इस प्रकार से क्वेश्चन आया। वो इंग्लिश मीडियम का था, इसलिए उनके इंग्लिश में था, लेकिन आप हिंदी मीडियम हैं। तो क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका आंसर आपको करना है गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने। आपको अब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी बता देते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है। और यूपीपीसीएल टीजी2 ने 2021 में यही क्वेश्चन पूछा था कि ब्लैक पेगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। तो आपको करना है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लैक पेगोडा। सबको याद हो गया होगा ना, हर पार्ट में हमने ये शामिल किया है तो याद तो होगा ही। फिर है इसका निर्माण किसने करवाया, गंग वंश ने करवाया। शासक कौन थे, नरसिंह देव प्रथम। और कहाँ है, तो आपको पता है ओडिशा राज्य में स्थित है। 4 क्वेश्चन तैयार हुए कि नहीं हुए, हो गए ना। कोई भी क्वेश्चन पूछे हम उसका आंसर देंगे बस। और अब एक और मंदिर इंपॉर्टेंट है, वो है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर को भी नोट कर लीजिए। कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। पहाड़ी काट कर बनाया गया है और कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने वंश ने बनाया। तो राष्ट्रकूट वंश ने बनाया है कैलाश मंदिर। एक और इम्पोर्टेंट है, कार्ले का चैत्य, सबसे बड़ा चैत्य है, महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और मेरा यही तरीका होता है कि एक क्वेश्चन के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँ। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था, विद्यार्थी ने हमें लिखकर भेजा था कि एनिवर्सरी की स्पेलिंग। तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग इस प्रकार से राइट होती है। ये 12 तारीख की किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछकर इसका मिलान कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों से पूछकर ही बताते हैं। चाहे हमें क्वेश्चन 7 से 8 पता होते हैं या फिर 20 क्वेश्चन पता होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन वही बताते हैं जो विद्यार्थियों ने हमें बताए होते हैं। तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग इस प्रकार से लिखी जाती है, आप देख सकते हैं। अब एक जो क्वेश्चन है वो पूछा गया 13 नवंबर को, VLSRSAM मिसाइल क्या है।
तो इस मिसाइल के बारे में पूरी जानकारी नोट कर लीजिए। VLSRSAM मिसाइल क्या है? इसका पूरा नाम होता है, यानी कि क्या है तो आपको आंसर करना है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। मिसाइल का काम ये है कि इसके वर्टिकल से लॉन्च किया जाएगा। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई हवा में आपकी दुश्मन का रडार है या दुश्मन का कोई जहाज है, तो उसे खत्म करने के लिए हम वर्टिकल इसे करेंगे लॉन्च, ये ऊपर जाकर इसे खत्म कर देंगे, इसलिए ये बनाया गया। शॉर्ट रेंज है, यानी कि दूरी इसकी छोटी है। रेंज कितनी है नोट कर लीजिए, 50 किलोमीटर इसकी रेंज है, 50 किलोमीटर रेंज है। सरफेस टू एयर है, यानी कि सतह से हवा में वार करती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कब लॉन्च की गई? 23 अगस्त 2022 को इसे लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2022 को अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया, इसलिए क्वेश्चन आ रहा है। और सफल परीक्षण किया गया। कहाँ परीक्षण किया गया तो वो भी नोट कर लीजिए, चांदीपुर ओडिशा में। चांदीपुर ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया। किसको समर्पित की है? ये बनाई है DRDO ने और इंडियन नेवी को समर्पित की है। तो इतना याद कर लेंगे ना। 23 अगस्त 2022 को DRDO ने VLSRSAM मिसाइल लॉन्च की है, जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है, यानी कि ऊर्ध्वाधर लॉन्च की गई है। छोटी उसकी रेंज है और सतह से हवा में वार करती है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। ये इंडियन नेवी को समर्पित है और इसका परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया। ये आपको बात नोट कर लेनी है, यानी कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया लगभग 7 लाइन्स का। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन से मुझे एक डाउट है। विद्यार्थी ने कहा कि स्टेच्यू ऑफ का क्वेश्चन आया, कोई स्टेच्यू दे रखी थी। तो स्टेच्यू हमें पता है 3 स्टेच्यू अभी हमें पढ़नी होती है। तो मैंने आपके लिए प्रोस्पेरिटी लिया है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको तीनों यूनिटी है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, सारी स्टेच्यू आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन ये था कि स्टेच्यू ऑफ, और पता नहीं कौन सी स्टेच्यू के बारे में पूछकर कहा कि उसका निर्माण किसने करवाया। तो हम सारी डिटेल से पढ़ लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, 4 स्टेच्यू आपको ध्यान में रखनी है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि की स्टेच्यू है। दूसरी है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सबको याद है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी और स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। 4 स्टेच्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले हम स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को पढ़ते हैं। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 11 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन हुआ। ये 108 फुट ऊंची है, 108 फुट ऊंची है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखेंगे, ये बंगलुरु में स्थित है। बंगलुरु में है स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। बंगलुरु के संस्थापक है ना नादप्रभ केम्पगौड़ा, उनकी प्रतिमा है। यानी कि बंगलुरु की जिन्होंने स्थापना की है नादप्रभ केम्पगौड़ा, उनकी प्रतिमा स्थित है। उन्हीं कहते हैं स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, है ना। और 11 नवंबर 2022 को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किसने किया? तो ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो बस आपको यही ध्यान रखना है। उद्घाटन हुआ 11 नवंबर 2022 को, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका किया। नादप्रभ केम्पगौड़ा की प्रतिमा स्थित है बेंगलुरु में। अब दूसरी स्टेच्यू आती है, वो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा शायद इसी से गया होगा, विद्यार्थी को याद नहीं है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आप नोट कर लीजिए कहाँ है, तो आपको लिखना है केवड़िया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में है। केवड़िया कहाँ है? तो आप कहेंगे गुजरात में। प्रतिमा किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर सकते हैं। बनाने वाले कौन थे? तो इसके सुथार थे राम सुथार, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई है, जिसे हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। उद्घाटन कब किया गया? तो सबको याद है ना, 31 अक्टूबर 2018, रिसेंटली की न्यूज है और सब हमने तो देखी थी न्यूज में। 31 अक्टूबर 2018 को इसका शुभारंभ किया गया। इसका भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया। अब एक और इम्पोर्टेंट आती है, वो है स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी। हैदराबाद में स्थित है, ज़्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता, इसलिए लिख लीजिए हैदराबाद में स्थित है। और किसकी प्रतिमा है? तो आपको याद रखना है रामानुजाचार्य।
रामानुजाचार्य, नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ बस, इंपॉर्टेंट होता है। हैदराबाद में स्थित है, किसकी है? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। इक्वल किस में होता है? तो आपको कहते हैं गणित में, रामानुजाचार्य गणित से याद आ जाएगा। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, तो ये B.R. अम्बेडकर, नॉलेज यानी कि ज्ञान, और ज्ञान किस में भरा हुआ था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर में ज्ञान भरा था, और उनकी प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। इतने बहुत है ना स्टेच्यू के बारे में, चारों पढ़ा दी, और क्या पढ़े। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन से विद्यार्थी ने लिखा कि एक खेल से क्वेश्चन आया था और उसमें पूछा था कि गोल्ड मेडल कितने जीते। तो हमने पूरा एक साथ ही ले लिया है, इसे एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक्सप्लेन हो जाए। देखिए, पैरा ओलंपिक के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, ये टोक्यो में हुआ, 16वें नंबर का पैरा ओलंपिक है, यानी कि उससे पहले 15 हो चुके थे, अभी जो हुआ 2020 में वो 16वें नंबर का था। इसमें भारत की रैंक है 24वीं रैंक, इंडिया की रैंक। पहले नंबर पर कौन था ये भी पूछे तो आपको करना है चीन, और भारत ने टोटल 19 पदक जीते, जिसमें से 5 गोल्ड थे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पैरा ओलंपिक में भारत ने कौन से मेडल जीते, तो गोल्ड मेडल, 5 गोल्ड मेडल भारत ने जीते। और क्या इंपॉर्टेंट है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में आपकी 24वीं रैंक है। यदि आपको टोक्यो ओलंपिक की बात पूछ ले तो उसमें भारत की रैंक है 32 नहीं है, 32 नंबर का ओलंपिक गेम है जिसमें भारत की रैंक है 48। ये नोट कर लीजिए आप कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वें नंबर का है जिसमें भारत की 24वीं रैंक है, और टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर का है जिसमें भारत की रैंक है 48। तो एक ट्रिक बताऊं क्या? बता ही देता हूं, अभी अभी दिमाग में आई है तो आप नोट कर लीजिए। देखिए, पैरा ओलंपिक कितने नंबर का है? 16 नंबर का है ना, 16वें नंबर का। और ये कितने नंबर का है? ओलंपिक, ओलंपिक आप कहेंगे 32 नंबर का, यानी कि दुगुना हो रहा है। ये ट्रिक है याद करने की। और अभी भारत की रैंक पैरा ओलंपिक में कितनी आई है? तो आप कहेंगे पैरा ओलंपिक में 24, तो इसमें आई है 48, यानी कि ये भी दुगुना हो रहा है। समझ गए ना? इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछे कि ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते, तो भारत ने 7 मेडल ओलंपिक में जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था। और नेक्स्ट कब होगा? तो नेक्स्ट 2024 में होगा, जो पेरिस में होने वाला है, और 2020 का टोक्यो में हुआ। नोट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है। RBI की गवर्नर कौन है, यानी कि जो नोट होते हैं उन पर किसके हस्ताक्षर या साइन होते हैं? तो आपको पता है शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है। इससे पहले उर्जित आर पटेल थे, तो आपको पता है उर्जित आर पटेल इससे पहले के थे, अभी शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, असहयोग आंदोलन कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो असहयोग आंदोलन नोट कर लीजिए, 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और 1922 तक चला। 1 अगस्त 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। इसी दिन यानी कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का नेता कहा जाता है, या जनक कहा जाता है, या भारतीय अशांति का पिता भी इन्हें कहा जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, अशांति या उपद्रव का पिता। ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ सकता है, यानी कि भारतीय अशांति या उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। इनकी मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमिश्नर की आपको सही स्पेलिंग देखनी थी, 4 ऑप्शन थे, तो ये देख लीजिए। इस प्रकार से कमिश्नर लिखा जाता है, COMMISSIONER, कमिश्नर, ये स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने टोटल 19 पदक जीते, जिसमें से 5 गोल्ड थे। यदि आपको पैरा की जगह केवल टोक्यो ओलंपिक पूछे तो उसमें भारत ने 7 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था। रैंक पूछे तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में रैंक है, आपने अभी अभी याद की है, 24वीं, और ओलंपिक में रैंक है 48 नंबर की, है ना। ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक दे रखी थी, इसके लेखक कौन है? तो मैं आपको याद करवा देता हूं, अरुंधति रॉय इसकी पुस्तक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक और बुक है इसकी, ये भी आपको आ सकता है, आजादी नाम की पुस्तक भी अरुंधति रॉय की है, तो नोट कर दीजिए।
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इन्हें नोट करेंगे, जितना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट करने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, बाद में जब भी पढ़ें तो भी काम आएगी। बुक्स एंड ऑथर का तो मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, और उसमें मैंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और आज़ादी दोनों पुस्तक को लिया था और बताया था कि अरुंधति रॉय की है, तो क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका है। यानी कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में 7 से 8 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाते, यानी कि मैं 7 से 8 तो क्वेश्चन मेरे वीडियोज से ही आ रहे हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। और मेरे पुराने वीडियो जाकर देखिए, इनमें ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं और आपको पूछे भी जा रहे हैं। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक की। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर की। तो आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बस आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, आपको किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, सेम टॉपिक से पूरा एक्सप्लेन किया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराना वीडियो भी जाकर देखिए जिसमें 12 और 13 नवंबर के हमने ऑल शिफ्ट के एग्जाम पेपर सॉल्व करवाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।